हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉकडाउन में रैपिड रिवीजन प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स 2020। तो प्रीलिम्स आपका पास में आने वाला है, ऑलमोस्ट आपके 1.5 महीना तो है आपके पास। तो ऐसे में हमारे पास लास्ट मोमेंट पे हमें क्विक रिवीजन चाहिए होता है सभी सब्जेक्ट्स का, इसीलिए हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे सोशल स्कीम्स के बारे में, और इन स्कीम्स में से हम प्रोजेक्ट इक्विप को देखेंगे, लीप और अर्पित को देखेंगे, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, निष्ठा प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, सांस कैंपेन, सुमन स्कीम, सारस आजीविका मेला, ड्रग डिमांड रिडक्शन प्रोग्राम, युवा इनिशिएटिव और पोषण अभियान। तो ये 10 टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से डेली बेसिस पर हम 10-10 टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, जो ये सारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं। पहला टॉपिक जो आज हमें देखना है वो है प्रोजेक्ट इक्विप। प्रोजेक्ट इक्विप आपका मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का एक प्लान है, जो कि 1.5 लाख करोड़ का एक्शन प्लान है। एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम के नाम से ये जाना जाता है। इसका एम है कि क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी हायर एजुकेशन की बढ़ाई जाएगी अगले 5 सालों में। मतलब ये 2019 में लॉन्च हुआ था और 2024 तक ये प्रोग्राम वर्क करेगा। इस प्रोग्राम को एज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में भी देखा जा सकता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा लाया जाएगा HEFA के थ्रू, हीफा के थ्रू। तो हीफा क्या होता है ये तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रोजेक्ट इक्विप के? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपना जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, वो हमें डबल करना है। दूसरा है कि हमें जो जोग्राफिकली स्क्वीड एक्सेस है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, वो सही करना है। मतलब कुछ एरियाज़ में जोग्राफिकली ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ में कम है, तो हमें ये जो जोग्राफिकल इनइक्वालिटी है इसको सही करना है। तीसरा इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड लेकर आने हैं हायर एजुकेशन में, कंट्री में पूरे में। तो मतलब हमारी क्वालिटी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना होगा। चौथा है कि हमें कम से कम 20 इंडियन इंस्टीट्यूशंस टॉप 100 में लाने हैं और 50 इंडियन इंस्टीट्यूशंस को टॉप 1000 में लाना है। तो 50,000 का ये रेशियो हमारा होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एज ए मस्ट रेशियो है, 50 कम से कम हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में आने चाहिए। फिर हमें जो है सब्सटैंशियली इम्प्रूव करना है अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बच्चों की, और एक फ्रेमवर्क बनाना है जिससे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आकर के इंडिया में पढ़ सकें। उसके अलावा हम और भी चीज़ें हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स में, जैसे कि हमें क्वांटम इंक्रीज अचीव करनी है इन्वेस्टमेंट में हायर एजुकेशन में। हमें इंडिया को एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रमोट करना है। हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रीच और बढ़ानी है एजुकेशन की। उसके अलावा रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप करना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट इक्विप के। अब हमने हीफा की बात की थी। हीफा क्या है? हीफा एक जॉइंट वेंचर है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के बीच में और कैनरा बैंक के बीच में। ये 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था, और इसको जो है टास्क दिया गया है कि ये 1 लाख करोड़ रुपए रेज़ करे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जा सके और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इंफ्रा बिल्डिंग की जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग की जा सके। तो ये आपका हीफा है। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम इक्विप। Statement 1 says it aims to position at least 50 Indian institutions among top 1000 global universities. दूसरा कहता है it envisages to increase the financial resource through investment. तो अभी हमने डिस्कशन किया है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन दोनों में से कौन से सही हैं? पहला सही है। अभी हमने देखा था कि 50 होने चाहिए कम से कम 1000 में, तो पहला सही है। दूसरा कहता है कि हमें फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ाने हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ये भी हमने देखा था, हीफा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाए जा सकें। तो दोनों सही है, इसीलिए आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीप और अर्पित के बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है लीप, जिसका मतलब है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम 2019, और अर्पित जिसका मतलब है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग 2019। ये दोनों प्रोग्राम पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर ट्रेनिंग के तहत इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लीप की बात करें तो लीप का ऑब्जेक्टिव है कि हम मैनेजरियल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे अपने एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो कैपेसिटी है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। उसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है कि हम फ्रेश टैलेंट को मैनेजमेंट में लेकर आएँ हायर एजुकेशन सिस्टम के।
तीसरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 3 वीक का लीडरशिप डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए, कम से कम, जिसमें से 1 वीक फॉरेन से रिलेटेड होना चाहिए, सभी सेकेंड लेवल एकेडमिक फंक्शनरीज़ के लिए जो भी पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। तो मतलब जो सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं उनका एज ए रिफ्रेशर कोर्स के रूप में उनका जो है पर्सनालिटी जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और लीडरशिप डेवलपमेंट उनका किया जाएगा। तीसरी चीज़ है कि इसको 15 इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि IITs हो गए, IISERs हो गए और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हो गई। इसको अवेल करने के लिए एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो भी पर्सन लीप के तहत ट्रेनिंग लेना चाहता है उसके पास कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्रोफेसर। दूसरी चीज़, उसके पास कम से कम 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी चीज़, उसने कम से कम रिनाउंड जर्नल्स में कोई ना कोई पब्लिकेशन किया होना चाहिए। तो प्रोफेसर्स आजकल इनके लिए मैंडेटरी हो गया है कि उनको रिनाउंड जर्नल्स में पब्लिकेशन करने हैं, तो ये तो उनके पास होगा ही, ये और एक होना चाहिए उनके पास कि उनके पास कम से कम 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके साथ साथ ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हों। अर्पित क्या है? अर्पित आपका एक मेजर इनिशिएटिव है ऑनलाइन डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि 1.5 मिलियन हायर एजुकेशन फैकल्टी को स्वयं प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इम्प्रूव किया जा सके। तो स्वयं पे जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में अर्पित के थ्रू प्रोग्राम्स चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करेगा जिससे कि टीचर्स जो है लर्न कर सकें लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में उनके फील्ड में और अपनी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। स्वयं को डिज़ाइन किया गया था 3 प्रिंसिपल्स को जो है अचीव करने के लिए। पहली चीज़ है एक्सेस, सभी के पास एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का। दूसरी चीज़ इक्विटी और तीसरी चीज़ है क्वालिटी। तो तीनों चीज़ें आपको स्वयं प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, आप कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, इट इज़ फ्री। इक्विटी मतलब सभी के लिए इक्वली, कोई भी मतलब इसका ऐसा नहीं है कि किसी को मना हो कोई भी प्रोग्राम करने से स्वयं के अंदर। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स उसमें पढ़ाते हैं। तो अर्पित को यूज़ करके जो टीचर्स हैं वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अब पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स ट्रेनिंग क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला स्कीम है जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाई जा सके। और एजुकेशन की क्वालिटी तभी अच्छी होगी जब टीचर्स की क्वालिटी अच्छी हो। तो ये टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है। स्कीम जो है एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करेगी, जैसे कि स्कूल का एजुकेशन हो गई, फिर एकेडमिक लीडरशिप वगैरह को इम्प्रूव करेगी, सेंटर पे भी लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। स्कीम जो है टीचर्स को एम्पावर करती है और फैकल्टी को एम्पावर करती है जिससे कि वो ट्रेन कर सकें जब उनका मन चाहे, वो रीट्रेन कर सकें, रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकें जिससे कि वो अपनी जनरल स्किल्स और टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड देयर रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ कंसर्न। इनिशिएटिव है लीप का एरिया ऑफ कंसर्न दिया है मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम्स। दूसरा है आपका अर्पित और इसमें दिया है क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ टीचर्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको याद होगा अभी हमने देखा था कि लीप जो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की बात करता है, ये सही है। बट अर्पित में उनका असेसमेंट नहीं होगा टीचर्स का, बल्कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए अर्पित जो है ये सही मैच नहीं है और फर्स्ट वाला सही मैच है, तो इसीलिए आंसर होगा आपका ए। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो हायर एजुकेशन इंडिया में अचीव कर सकें। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है और इसको जो है स्टडी इन इंडिया नाम दिया गया है। स्टडी इन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा सके जिससे कि इंडिया को ब्रांड किया जा सके एज एन अट्रैक्टिव एजुकेशन डेस्टिनेशन। तो हम कहीं ना कहीं एजुकेशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से। स्टडी इन इंडिया के तहत हम इंडिया को एक एज एन अट्रैक्टिव एजुकेशन डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करेंगे। जैसे बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स यूएसए और कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करें तो इससे हमारा जो है एजुकेशन का एक्सपोर्ट हो पाएगा और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा, इंडिया की ब्रांड भी बिल्ड होगी। तो इसी पर्पज़ के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम फोकस करेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर
और इसमें 30+ कंट्रीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं और अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, जिनके लिए इंडिया को एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि देखिए यूएस वगैरह काफ़ी महंगे हैं, तो हर एक कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुछ स्टूडेंट्स अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से और मिडिल ईस्ट से अगर उनको क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में मिलेगी तो वो इंडिया के अंदर आगे पढ़ना चाहेंगे, और इसी पर्पज़ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ करेंगे। कोई इंडिया में पढ़ने आ जाता है तो वो इंडिया को जान पाएगा, इंडिया के कल्चर के साथ जो है वो कल्चर को समझ पाएगा। इससे हमारी सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ होती है। और साथ साथ स्टूडेंट्स अगर आपके पढ़ते हैं किसी कंट्री में, तो आपके पास जो जिस भी कंट्री में पढ़ते हैं उस कंट्री के पास एक लेवरेज हो जाता है। तो ये हमारी जो है पावर को इंक्रीज़ करता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो एज एन इसको यूज़ करके हम डिप्लोमेसी के टूल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली कोविड-19 के बाद स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाइना में पढ़ रहे थे, बहुत सारी कंट्रीज़ के। वो चाइना से छोड़ करके या चाइना के बियॉन्ड अब जो नए स्टूडेंट्स हैं जो चाइना जाना चाह रहे होंगे, उनको जो है चाइना ना भेज करके पेरेंट्स कहीं और भेजने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ इसीलिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा इसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया में बढ़ाए जाएं, जिससे कि इंडिया के स्टूडेंट्स को भी इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जा सके। फिर इंडिया का जो मार्केट शेयर है ग्लोबल एजुकेशन के एक्सपोर्ट में, उसको हमें डबल करना है, 1% से 2% करना है। अभी फ़िलहाल केवल जो आपकी अगर हम बात करें एजुकेशन के एक्सपोर्ट की, तो इंडिया में केवल 1% एजुकेशन का एक्सपोर्ट किया जाता है। वर्ल्ड का केवल 1% इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट होता है। इसको हमें इंक्रीज़ करके 2% एटलीस्ट मेंटेन करना है। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करना है डायरेक्ट स्पेंडिंग के फॉर्म में, इनडायरेक्ट स्पेंडिंग के फॉर्म में, जिससे कि स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स जो है क्रिएट हो सकें। तो कोई फॉरेन स्टूडेंट अगर इंडिया के अंदर आता है तो ये यूएस डॉलर्स को लेकर के आता है। इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो एंसिलरी चीज़ें हैं वो प्रमोट होती हैं। उसके अलावा इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव होता है। उसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ता है। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी स्टूडेंट्स को जो है यूज़ किया जाएगा। फिर हम क्वालिटी जो है अपनी इम्प्रूव कर पाएंगे हायर एजुकेशन की। कोई फॉरेन स्टूडेंट तभी आपके यहाँ आके पढ़ेगा जब आपके यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो। तो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी हम स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को सेल कर पाएंगे इंटरनेशनली। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ग्लोबल रैंकिंग के अंदर लाना पड़ेगा। तो इस हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तभी अच्छी मानी जाएगी जब हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल रैंकिंग के अंदर फिगर करते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल रैंकिंग के अंदर फिगर करें। उसके अलावा हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टर्म्स में, उसको हमें इम्प्रूव करना है। मतलब इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं। जब बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो वो एजुकेशन का इम्पोर्ट कहा जाता है। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर पढ़ने आएंगे तो वो हमारा एजुकेशन का एक्सपोर्ट कहलाएगा। तो अभी हमारा नेट इम्पोर्ट होता है, जहाँ पर इंडिया के स्टूडेंट्स ज़्यादा बाहर जाते हैं और बाहर के स्टूडेंट्स कम इंडिया में आते हैं। इसके इम्बैलेंस को हमें रिड्यूस करना है। प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे रेप्यूटेड इंडियन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को अपनी सीट्स ऑफ़र करनी पड़ेंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और अफोर्डेबल रेट्स पर ये सीट ऑफ़र करनी पड़ेंगी। इसके लिए जो है फ़ी वेवर्स दिए जाएंगे मेरिटोरियस फॉरेन स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो जो है इंडिया के अंदर आके पढ़ सकें, और बाद में हो सकता है इस पॉलिसी को डिसाइड किया जा सके, या ये पॉलिसी जो है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पे भी देखी जा सकती है कि कितना फ़ी वेवर वो देंगे। तो इंस्टीट्यूशन वाइज फ़ी वेवर प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर जो एक्सपेंडिचर होगा फ़ी वेवर पर, वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा। ये इंडिया बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड नहीं करेगी। उसके लिए कोई भी एडिशनल कैश फ्लो गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज़ नहीं किया गया है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है प्रीलिम्स में कि स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये स्कीम बेसिकली MHRD की है, बट बाकी मिनिस्ट्रीज़ भी इसमें जो है काम कर रही हैं, साथ अपना सपोर्ट कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हुई। EDCIL लिमिटेड एक मिनी रतन कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को जो है नोडल एजेंसी बनाया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए इस कैंपेन को।
सेंट्रलाइज वेब एडमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट्स एज अ सिंगल विंडो इंडिया के अंदर स्टडी करने के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब आप क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। स्टेटमेंट 1 कहता है ट्यूशन फी ऑफ ऑल द सिलेक्टेड फॉरेन स्टूडेंट्स विल बी वेव्ड ऑफ। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू डबल इंडियाज़ मार्केट शेयर ऑफ ग्लोबल एजुकेशन एक्सपोर्ट्स। तो अभी हमने देखा है कि हमें जो है इंडिया का जो मार्केट शेयर है 1% से 2% करना है, तो ये डबल हो रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 सही है। अभी हमने देखा था कि ट्यूशन फ़ी वेव सभी की नहीं की जाएगी, और ये जो वेव करने की फ्लेक्सिबिलिटी है ये इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी। तो ये इंस्टीट्यूशन के मन है कि वो वेव करता है या नहीं, और अगर कोई वेव करता है तो इसके लिए कोई एडिशनल फंड गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, इसीलिए आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमें देखना है निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। तो अभी रिसेंटली MHRD ने लॉन्च किया है नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री लेवल। इस मिशन के तहत एक सब प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है निष्ठा। निष्ठा स्टैंड करता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो स्टूडेंट की जो है लर्निंग आउटकम तभी अच्छे होंगे जब स्कूल हेड और टीचर्स के लर्निंग आउटकम्स अच्छे, जब स्कूल हेड्स का एडवांसमेंट हो होलिस्टिकली। तो इसीलिए निष्ठा जो है एज अ सब प्रोग्राम इस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि मोटिवेट और इक्विप किया जा सके टीचर्स को, जिससे कि उनके वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग को स्टूडेंट के अंदर डेवलप कर सकें। ये इनिशिएटिव सबसे बड़ा टीचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस तरह का कोई भी प्रोग्राम वर्ल्ड में नहीं हुआ है। टीचर्स जो है अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि लर्निंग आउटकम के एरिया में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट लर्निंग एंड टेस्टिंग के एरिया में, लर्नर सेंटर्ड पेडागोगी मतलब स्टूडेंट को सेंटर करके किस तरह से पढ़ाना है वो सिखाया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। फिर पर्सनल और सोशल क्वालिटीज़ जो है सिखाई जाएंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन की क्वालिटी जो है सिखाई जाएगी। ICT मतलब इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टीचिंग और लर्निंग में जो है यूज़ किया जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है लॉकडाउन के टाइम पे, और इवन आने वाले टाइम में अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड है और ये नहीं पता कि स्कूल्स कब खुल पाएंगे। तो ऐसे में बच्चों का लॉस ना हो, तो इसीलिए टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ICT को टेक्नोलॉजी को यूज़ करके टीचिंग जो है आनी चाहिए। तो ये निष्ठा प्रोग्राम ये भी उनको जो है इक्विप कराएगा ICT का यूसेज और कैसे हमें इंटरनेट को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना है, ये चीज़ें भी निष्ठा के तहत टीचर सीख पाएंगे। फिर हेल्थ एंड वेलबींग जो है बच्चों की कैसे बढ़ानी है योगा को यूज़ करके, ये सारी चीज़ें भी टीचर सीख सकते हैं। बाकी इनिशिएटिव जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी में क्या एटिकेट्स होने चाहिए, लाइब्रेरी कैसे अरेंज करनी है, इको क्लब्स कैसे का फॉर्मेशन, फिर यूथ क्लब का फॉर्मेशन, किचन गार्डन का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें टीचर्स सीख सकते हैं। प्री स्कूल, प्री वोकेशनल एजुकेशन और स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी टीचर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। इस इनिशिएटिव में स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप किए जा रहे हैं नेशनल लेवल पर और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, जिससे कि टीचर्स अपने आप को इक्विप कर सकें। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम। स्टेटमेंट 1 कहता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटर सेक्टर स्कीम। स्टेटमेंट 2 कहता है इट इज़ अ कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड स्पेशली फॉर द एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से सही स्टेटमेंट सही हैं। पहला वाला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे जहाँ पे कहा गया है कि सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये गलत है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सेंटर सेक्टर स्कीम नहीं है। टोटली ये सेंटर की स्कीम नहीं है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट अभी हमने देखा था ऑल ओवर इंडिया के लिए ये है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो गया क्योंकि ये बैकवर्ड स्टेट की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। तो आंसर होगा आपका डी, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट स्कीम है आपकी सांस कैंपेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है सांस कैंपेन, जिसका नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये कैंपेन जो है इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि निमोनिया ऑलमोस्ट 15% डेथ को कंट्रीब्यूट करता है बच्चों में। जो भी 5 साल के से छोटे बच्चे हैं उनमें जो है सबसे बड़ा फैक्टर है उनकी डेथ का निमोनिया।
फिर निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन होता है जो ज़्यादातर वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया होता है। ये इन्फेक्शन जनरली डायरेक्ट स्प्रेड से पहुंचते हैं, मतलब अगर हम इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आ जाएं तो निमोनिया हमें भी हो सकता है। तो इस सांस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है कि हम चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस कर सकें, निमोनिया के वजह से जो चाइल्ड मोर्टालिटी है उसको हम रिड्यूस कर सकें। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को जो है मोबिलाइज़ कर सकें जिससे कि बच्चों को निमोनिया से प्रोटेक्ट किया जा सके। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम हेल्थ पर्सोनेल को ट्रेन कर सकें और बाकी स्टेक होल्डर्स को ट्रेन कर सकें जिससे कि वो प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट दे सकें बच्चों को, और जिससे कि निमोनिया को कंट्रोल किया जा सके। की फीचर ये है कि अगर कोई चाइल्ड निमोनिया से सफ़र कर रहा है तो उसको जो है प्री रेफरल डोज जो एंटीबायोटिक्स की है एमॉक्सिसिलिन, उसको आशा वर्कर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो कि एक डिवाइस होती है बच्चों में जो है ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने की, उसको यूज़ किया जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, जिससे कि लो ऑक्सीजन लेवल बच्चों के ब्लड में लो ऑक्सीजन लेवल को आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर रिक्वायरमेंट है तो चाइल्ड को ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। अगर उनमें लो ऑक्सीजन है तो उनको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन दी जा सकती है। अवेयरनेस कैंपेन्स जो है चलाए जाएंगे जिससे कि इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाई जा सके निमोनिया के प्रिवेंशन के लिए। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर ज़्यादा कराते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसे में निमोनिया से इन्फेक्शन का खतरा भी थोड़ा कम हो जाता है। फिर एज अप्रोप्रिएट फीडिंग करानी होगी और इम्यूनाइजेशन वगैरह बच्चों का सही से होना चाहिए। तो ये सारे हमारे की फीचर्स हैं सांस कैंपेन के। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। सांस है इसका नाम। तो निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन, सांस कैंपेन। पहला स्टेटमेंट है, कैंपेन वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्वियसली निमोनिया को हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ही लॉन्च किया होगा। इसमें जो है आशा का इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात की गई है। तो हमने अभी देखा था कि आशा वर्कर्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पल्स ऑक्सीमीटर जो है लगाए जाएंगे। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा आपका सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं सुमन और सारस के बारे में। तो सारस आजीविका मेला क्या है? ये एक प्रोग्राम है जहाँ पर हम विमेन के एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करेंगे। ये इनिशिएटिव है दीनदयाल अंत्योदय योजना के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये कोशिश करेगा कि रूरल वेमेन को, रूरल जो महिला हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके में फॉर्म किया जाए और उनको जो है सपोर्ट दिया जाए दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। तो पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करने हैं, फिर हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का यूसेज करेंगे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे ये नेशनल लेवल एक्सपोजर इनको दिया जाएगा जिससे कि ये समझ सकें कि डिमांड क्या है कस्टमर की, अर्बन कस्टमर्स की, और क्या क्या टेस्ट है अर्बन कस्टमर का, और उस बेसिस पे ये चीज़ों को डेवलप कर सकें। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे ये इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ज्वेलरी हो गया, नेचुरल फूड हो गया, और ये जो है काफ़ी अच्छे बिकते हैं अर्बन एरियाज़ में। तो इससे क्या होगा कि महिलाएं रेवेन्यू को अर्न कर पाएंगी। ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया है मार्केटिंग आर्म रूरल मिनिस्ट्री, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कारपेट जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये मेला आयोजित किया गया था। अब कारपेट क्या है? कारपेट एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 1986 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये एक इंटरफेस की तरह काम करती है गवर्नमेंट और एनजीओ के बीच में, और ये जो है इंडिया के रूरल एरियाज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की पहुंच रिमोट एरियाज़ में बढ़ाती है, मार्जिनलाइज लोगों तक जो है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स पहुंचाती है एनजीओ की मदद से। अब देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है। DAY आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है जो कि स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, और ये आजीविका मिशन को इसने रिप्लेस किया था 2011 में। ये मिशन जो है एम करती है कि एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जाएँ रूरल पुअर के लिए। ये बिलीव करती है कि
हर पुअर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी इनबिल्ट कैपेसिटी होती है, अगर उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया, अगर उसको जो है यूज़ कर दिया गया सही से और कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया इस तरह से कि वो ग्रोइंग इकोनॉमी के नीड्स को हार्नेस कर पाएँ, तो काफ़ी अच्छे से ये इनर कैपेबिलिटी पुअर इंसान अपनी हार्नेस कर सकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 10 साल के लिए किया गया है, मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 10 साल के लिए वर्क करेगी। इसका मतलब ये हुआ 2021 में मिशन जो है आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। सुमन स्कीम क्या है? सुमन स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम के रूप में, और इसका एम है कि ये मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट को कम करेगी, मतलब मातृ मृत्यु दर को और नवजात का जो मृत्यु दर है उसको कम करने की कोशिश करेगी। फीचर हैं इस स्कीम के, पहली चीज़ है कि ये एम करती है कि ज़ीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ हो इंडिया के अंदर, मतलब ऐसी कोई भी मृत्यु इंडिया में ना हो किसी भी माता की या किसी भी नवजात शिशु की जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो और दूसरा फीचर है कि इसमें जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं या जो माताएं हैं जो अभी 6 महीने के भीतर माँ बनी हैं, और जो जितने भी सिक न्यूबॉर्न्स हैं उनको फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट दिए जाएंगे। जैसे कि पहला बेनिफिट उनको दिया जाएगा, कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप करा सकती हैं प्रेग्नेंट वीमेन। पहले अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले के 3 महीने के अंदर जो चेकअप होते हैं तो वो 4 चेकअप्स करा सकती हैं उन पहले 3 मंथ्स में। फिर कम से कम एक चेकअप जो है वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर कराएंगी। उनको साथ साथ प्रेग्नेंट वीमेन को, मदर्स को, और जो है जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा, जिससे कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो सही बना रहे। फिर टेटनस और डिप्थीरिया के इंजेक्शन दिए जाएंगे, और बाकी कॉम्प्रिहेंसिव जो पैकेज है वो सारा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। 6 होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर विजिट्स होंगी, तो न्यूबॉर्न की जो केयर के लिए विजिट जो है उनको घर पे विजिट करेंगी आशा वर्कर्स। और ज़ीरो एक्सपेंस होना चाहिए इसमें, ज़ीरो एक्सपेंस एक्सेस टू आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस इमर्ज होते हैं तो उसके लिए उनको कोई एक्सपेंस जो है उस कॉम्प्लिकेशन की आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट के लिए कोई भी अतिरिक्त खर्चा न करना पड़े। ये इस स्कीम की फीचर हैं। उसके साथ साथ इस स्कीम में फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा होम से हेल्थ इंस्टीट्यूशन तक। कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, और इसीलिए वो इंस्टीट्यूशन में जाकर के अपने चेकअप्स नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा। फिर एश्योर्ड रेफरल सर्विसेज, कम से कम 1 घंटे के अंदर अगर कोई क्रिटिकल केस आता है तो उनको 1 घंटे के अंदर रेफर कर दिया जाएगा, और वापस जो है डिस्चार्ज के बाद उनको घर तक पहुँचाया जाएगा। प्रेग्नेंट वीमेन जिनके पास को जो है ज़ीरो एक्सपेंस डिलीवरी कराई जाएगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उनको अगर वो इंस्टीट्यूशन में जाकर के डिलीवरी करती हैं तो उनको कोई भी खर्चा नहीं देना है। और जो सी सेक्शन फैसिलिटी है वो केवल जब कॉम्प्लिकेशंस होंगे तब उन कॉम्प्लिकेशंस में उनको सी सेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें भी उनको कोई भी एक्सपेंस भी नहीं देना होगा। फिर अर्ली इनिशिएशन होना चाहिए और सपोर्ट किया जाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को, तो ब्रेस्ट फीडिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, मतलब उनको प्रमोट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि वो अर्ली इनिशिएशन करें ब्रेस्ट फीडिंग का, और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त सपोर्ट उनको दिया जाएगा। ज़ीरो डोज वैक्सीनेशंस दिए जाएंगे, और फ्री एंड ज़ीरो एक्सपेंस सर्विसेज सिक न्यूबॉर्न के लिए। अगर कोई बच्चा नवजात जो है बीमार है तो उसको भी फ्री में उसका इलाज किया जाएगा, और उसके कोई भी बीमारी पे कोई भी खर्चा उसका नहीं बॉर्न किया जाएगा। तो ये हमारी सुमन स्कीम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब इसी से रिलेटेड है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इनको और देख लेते हैं क्या स्टेटस है इनका। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है कि मदर की और न्यूबॉर्न की जो है तब केयर हो रही है अगर हेल्थ केयर सर्विसेज जो है इंडिविजुअल्स को और पेशेंट्स को इस तरह से प्रोवाइड की जा रही हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा डिक्रीज़ होता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है डिक्रीज़ हुआ है 254 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स है। 2004 से 6 में था, और ये 2014 से 16 में 130 हो गया। तो इतना ज़्यादा रिडक्शन हमने नोट किया है 10 सालों में। मीन्स 254 से हमारा जो MMR है वो रिड्यूस होकर 130 हो गया था। इसी तरह से अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें तो ये 66 पर 1000 लाइव बर्ड्स था पहले, और 2001 में, और इसकी वैल्यू जो है रिड्यूस होकर के 34 पर लाइव बर्ड्स हो गया 2016 में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है?
मैटरनल मोर्टालिटी रेट एक रेशियो है जहाँ पर हम मृत्यु दर देखते हैं माताओं की। जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं वो डिलीवरी के वक्त अगर उनकी जो है डेथ हो जाती है तो उसको जो है मैटरनल मोर्टालिटी कहा जाता है। और 1 लाख जो अगर बर्थ्स हैं उसमें कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो हम MMR कहते हैं। रेशियो देखेगा मैटरनल डेथ का पर 1000 लाइव बर्थ्स। मैटरनल डेथ का मतलब ये है कि कोई भी फीमेल जो किसी डिलीवरी रिलेटेड या किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी इशू की वजह से किसी की मृत्यु होती है तो उसको मैटरनल मोर्टालिटी कहा जाता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी लेडी फीमेल की अगर मृत्यु होती है या फिर 42 डेज़ के भीतर, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के 42 डेज़ के भीतर अगर मृत्यु हो जाती है तो वो मैटरनल मोर्टालिटी में आता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की अगर बात करें तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 जो लाइव बर्थ्स हैं उस पर कितनी जो है स्टिल बॉर्न बेबीज़ हैं या कितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसको इन्फेंट मोर्टालिटी कहा जाता है। और ये 1 साल से छोटे बच्चों के लिए देखा जाता है। रेट जो है आपका जितना ज़्यादा, अगर आपका IMR जितना ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। अब सुमन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज़ और आर द बेनिफिशरीज ऑफ सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम। पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है न्यूबॉर्न, दूसरा है न्यू मदर्स, तीसरा है प्रेग्नेंट वीमेन। तो कौन कौन से किस किस को बेनिफिट मिलेगा? क्या सिर्फ न्यूबॉर्न को मिलेगा, न्यू मदर्स को मिलेगा या सिर्फ प्रेग्नेंट वीमेन को मिलेगा? तो अभी हमने देखा था सुमन में तीनों लोग कवर हो रहे हैं। न्यूबॉर्न्स को भी बेनिफिट है, न्यू मदर्स को भी है, प्रेग्नेंट वीमेन को भी है। तो इसीलिए आंसर होगा 1, 2 एंड 3। एक क्वेश्चन हम सारस आजीविका मेला से रिलेटेड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव अंडर मनरेगा, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। दूसरा स्टेटमेंट है इट विल फोकस ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एसेंशियल सर्विसेज इन रूरल एरियाज़। तो आपको बताना है कौन सा सही है। आपके ऑप्शन है A 1 ओनली, ऑप्शन B है 2 ओनली, ऑप्शन C है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नीदर 1 नॉर 2। तो आपके स्क्रीन पे सामने देखिए सारस आजीविका मेला का सारा जो है कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो हमने देखा था ये मनरेगा के तहत नहीं है, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत है, DAY NRLM के तहत है। तो आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट साफ साफ दिया हुआ है ये विमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करेगा, तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात नहीं है। यहाँ पे हम जो है हॉर्टिकल जो आपका हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, इन सब के जो है प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगे नेशनल जो आपकी रूरल विमेन में, जिससे कि वो उनकी जो इनकम है वो बढ़ाई जा सके। तो आपके दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, इसीलिए आंसर होगा आपका डी नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रग डिमांड रिडक्शन प्रोग्राम। ये यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे कि टारगेटेड ड्रग डिमांड रिडक्शन जो है किया जा सके 127 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग की डिमांड है। ऐसी 127 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जहाँ पर ड्रग डिमांड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ये टारगेटेड प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे कि ड्रग की डिमांड को रिड्यूस किया जा सके। ये जो है पार्ट है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन का। तो ये आपकी जो ड्रग डिमांड रिडक्शन प्रोग्राम है ये एक बड़े एक्शन प्लान का हिस्सा है जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। 2019-20 के लिए ये चलाया गया है और इसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल डिफेंस के द्वारा चलाया गया है। इसमें जो एरियाज़ हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है NGOs की मदद से और एक रिपोर्ट साथ साथ बनाई गई थी नेशनल ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स के द्वारा। तो उनके बेसिस पे वो ये 127 एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं। सारे 127 डिस्ट्रिक्ट जो कि हाई रिस्क एरियाज़ हैं उनके पास आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर्स होंगे। तो जहाँ पे भी मतलब इन 127 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पे ड्रग के एडिक्शन को ख़त्म किया जा सके। तो ये आपके ड्रॉप इन सेंटर्स होंगे जहाँ पे डी एडिक्शन कराया जाएगा। उसके साथ साथ आउटरीच सेंटर्स भी होंगे जिससे कि लोग ड्रग रिड्यूस करने के बारे में जानकारी ले सकें। 68 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें सारी स्टेट कैपिटल्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन होगा एडोलसेंट्स के बीच में। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स को मतलब एडोलसेंट्स को एज एन एम्बेसडर की तरह यूज़ किया जाएगा जिससे कि वो अपने फ्रेंड्स को ड्रग की जो यूसेज का कम कर सकें, उनको जो है प्रोत्साहित कर सकें जिससे कि ड्रग यूसेज कम हो जाए।
इसमें क्या होगा कि हम पीयर लेड इंटरवेंशंस को इनिशिएट करेंगे टीनेजर्स में, और आउटरीच जो है हम बढ़ाएंगे, जिससे कि लोग या स्टूडेंट्स या एडोलसेंट्स ड्रॉप इन सेंटर्स तक जा सकें। तो कोई भी अगर एडिक्टेड है ड्रग का, वो अपने पीयर्स के सलाह से आउटरीच सेंटर तक पहुंच सके। तो ये जो है ऐसा इंटरवेंशन ड्रग डिमांड रिडक्शन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पीयर लेड इंटरवेंशन में स्टूडेंट्स को जो है इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे कि वो अपने फेलो स्टूडेंट्स तक रीच करें और ड्रग की डिमांड को रिड्यूस करवा सकें, प्रोत्साहित करें कि ड्रग की डिमांड रिड्यूस हो जाए। DDR प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव हैं कि ड्रग यूसेज को हम देख सकें कितना है हमारी कम्युनिटी में। दूसरा, अर्ली प्रिवेंशन कर सकें, क्योंकि एडोलसेंट्स का हमने देखा अभी एडोलसेंट से रिलेटेड है, तो एडोलसेंट्स को ही अगर हम देख ले रहे हैं, उन्हीं में अगर हम ड्रग की डिमांड रिड्यूस कर देते हैं तो ओवरऑल जो फ्यूचर डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि रेफरल दी जाएगी काउंसलिंग का, ट्रीटमेंट का और रिहेबिलिटेशन सेंटर का। अगर किसी को ज़्यादा एडिक्शन है तो उसको रेफ़र किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए। आउटरीच सेंटर जो है वल्नरेबल यूथ तक रीच आउट करेंगे और उनको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो काउंसलिंग के लिए आ सके, या फिर उनको लिंकेज प्रोवाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट के लिए उनको कहाँ जाना है, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं और उनको कैसे पहुँचना है। ये सारी चीज़ें हमें हमारी आउटरीच सेंटर से पता चल सकती हैं। हमने बात की थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के बारे में। तो ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ओरिजिनली जो है ये सेटअप की गई थी सेंट्रल ब्यूरो फॉर करेक्शनल सर्विसेज के रूप में। ये 1961 में सेटअप की गई थी। उस वक्त ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच अंडर काम करती थी। ये नोडल ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है सोशल डिफेंस के फील्ड में। करंटली ये फोकस कर रही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि ड्रग अब्यूज़ का प्रिवेंशन किया जा सके, सीनियर सिटीजन्स का वेलफेयर किया जा सके, बेगरी का प्रिवेंशन किया जा सके, ट्रांसजेंडर की जो इश्यूज़ हैं उनको जो है इम्प्रूव किया जा सके, और बाकी जो सोशल डिफेंस के इश्यूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। इस इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव हैं कि ये पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को रिव्यू करता है सोशल डिफेंस के फील्ड में। दूसरी चीज़, ये एंटिसिपेट और डायग्नोस करता है सोशल डिफेंस की प्रॉब्लम्स को। तीसरी चीज़, ये डेवलप करता है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव पॉलिसीज़ सोशल डिफेंस के फील्ड में। चौथी चीज़, ये आइडेंटिफाई और डेवलप करता है इंस्ट्रूमेंट्स को, जिससे कि सोशल डिफेंस की पॉलिसीज़ को रियलाइज़ किया जा सके। फिर ये रिव्यू और एवेलुएट करता है सोशल डिफेंस की जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको रिव्यू करेगा और किस तरह से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये चीज़ें भी बताएगा। ये वॉलंटरी एफर्ट्स को प्रमोट करता है सोशल डिफेंस के सेक्टर में। अब युवा स्कीम से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस वाली स्कीम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो ड्रग डिमांड रिडक्शन का जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके बारे में हमें कुछ बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है, इट इज़ ड्राफ्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इट इन्वॉल्व्स मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी ऑफ एजुकेशन, डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड सब्सटेंस अब्यूज़। तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो हमने देखा था कि अभी हमने जो पूरी बात की उसमें आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरा आपका ये प्रोग्राम है ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये रिहेबिलिटेशन की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, डी एडिक्शन की बात करता है। तो स्टेटमेंट 2 डेफिनेटली सही है। स्टेटमेंट 1 अगर हम पहली लाइन से यहाँ से देखें तो हमने पढ़ा था कि ये यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट है कि MHRD ने इसको लॉन्च किया है ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपका आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट स्कीम हमको देखनी है युवा स्कीम। ये नीति आयोग ने यूनिसेफ के पार्टनरशिप में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है युवा। ये आपका जनरेशन अनलिमिटेड का पार्ट है और ये जनरेशन अनलिमिटेड एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाई जा सके, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट जो है यंग पीपल का 2030 तक बढ़ा करके उनको एक उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ किया जा सके। युवा की अगर बात करें तो इसका एम है कि ये सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करेगा इंडिया के यंग पीपल में, ज़्यादातर उन लोगों में जो मार्जिनलाइज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये सस्टेन्ड और कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा जिससे कि सॉल्यूशंस क्रिएट हो सकें लर्निंग की। ऑल्टरनेटिव लर्निंग और फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रोग्राम्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे।
फिर लाइफ और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को सुधारा जाएगा, करियर गाइडेंस दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है दी जाएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। टारगेट ग्रुप है एडोलसेंट और यंग पीपल, मतलब 10 से 24 साल के लोग जो है इसका टारगेट ग्रुप है। स्कूल जो स्कूल में है, स्कूल में टोटल 25 मिलियन स्कूल हैं, बच्चे हैं, और स्कूल के बाहर भी युवा हैं 10 से 24 साल में, और इनकी संख्या 20 मिलियन है। और कुछ लोग जो इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या 4 मिलियन है। तो टोटल आपके जो है 24 मिलियन, 25 प्लस 20 प्लस 4, तो टोटल आपके जो है 49 मिलियन टारगेटेड आपकी ऑडियंस है। अब युवा से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ लॉन्च्ड युवा यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव? तो आपका ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो हम पहली लाइन से देख के बता सकते हैं कि यूनिसेफ ने लॉन्च किया है, इसीलिए आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट आपको देखना है, लास्ट आज का टॉपिक है पोषण अभियान। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी 1990 to 2017 स्टेट करता है कि इंडिया इज़ अनलाइकली टू मीट पोषण अभियान टारगेट्स। तो इंडिया ने पोषण अभियान के कुछ टारगेट सेट किए हैं, और ये जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी कंडक्ट कराई गई थी, इसका कहना है कि इंडिया पोषण अभियान के टारगेट को मीट नहीं कर पाएगा। ये जो स्टडी कराई गई है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ICMR का, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का। तो अब पोषण अभियान क्या है ये देख लेते हैं। पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था, और ये अपनी अटेंशन को डायरेक्ट करता है, मतलब ये कोशिश करता है कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को कम किया जा सके, और ये मिशन मोड में 2022 तक माल न्यूट्रिशन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, पोषण अभियान को एक बहुत बड़ा जो है झटका मिला है, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में ICDS वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली पहले की जो आपकी स्टडी बताती है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, तो बाद में बताएगी, कोविड की वजह से और ज़्यादा जो पोषण का अभियान की टारगेट मीट करने की जो डेट है उसको हम नहीं रीच कर पाएंगे। पोषण अभियान क्या एम करता है? ये एम करता है कि हमें स्टंटिंग को रिड्यूस करना है, अंडर वेट को रिड्यूस करना है, और लो बर्थ वेट को रिड्यूस करना है 2% तक हर साल 2022 तक। अनीमिया जो यंग चिल्ड्रन में होता है, एडोलेसेंट और वीमेन में होता है, उसको 3% रिड्यूस करना है। स्टंटिंग, अंडरवेट और लो बर्थ वेट को 2% तक रिड्यूस करना है। अनीमिया को हमें 3% तक रिड्यूस करना है, और स्टंटिंग को 25% के आसपास लेकर आना है। प्रेजेंट लेवल हमारा 38% है, इसको 2022 तक हमें 25% तक लेकर आना है। ये हमारे टारगेट्स हैं पोषण अभियान के। पोषण अभियान के 5 पिलर्स हैं। पहला पिलर है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स का कन्वर्जेंस है। बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इनोवेशन किया जाएगा, और इंसेंटिव और ग्रीवियस रिड्रेसल होगा, जिससे कि हम टारगेट्स को मीट कर सकें। फिर नेक्स्ट आपको देखना है भारतीय कृषि पोषण कोष। ये पार्ट है पोषण अभियान का, और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा भारतीय कृषि पोषण कोष जो है अनाउंस किया गया है। ये एक रिपोजिटरी होगी जहाँ पर डाइवर्स क्रॉप्स, बहुत तरह के क्रॉप्स 128 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जो है आपके उनकी रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जिससे कि न्यूट्रिशनल आउटकम को इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि देखिए, हम जो खाना खाते हैं ना, वीट और राइस, ये जो सीरियल क्रॉप्स हैं, ये सही से पोषण नहीं दे पाते हैं। अगर इनकी जगह हम बाकी मिलेट्स खाएं, जैसे रागी खाएं, या फिर उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के जो स्पेसिफिक इंडिजिनस क्रॉप्स हैं उनको खाएं, तो हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसीलिए भारतीय कृषि पोषण कोष के तहत 128 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जो भी हमारी डाइवर्स क्रॉप्स हैं उनकी एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जिससे कि न्यूट्रिशनल आउटकम को इन क्रॉप्स को यूज़ करके इम्प्रूव किया जा सके। ये माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा मल्टी सेक्टोरल रिजल्ट बेस्ड फ्रेमवर्क के बेसिस पे। यहाँ पे एग्रीकल्चर, विमेन और चिल्ड्रन सबको कन्वर्ज कराया जाएगा। अभी हमने देखा था ना, पोषण अभियान में कन्वर्जेंस है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का कन्वर्जेंस कराया जाएगा। जो भी आपके विमेन के प्रोग्राम्स हैं और बच्चों के प्रोग्राम हैं उनको, और एग्रीकल्चर प्रोग्राम को कन्वर्ज करा करके फिर हमने ये पोषण अभियान जो है आपका क्रिएट किया है, जिससे कि बेटर न्यूट्रिशन आउटकम्स आ सकें। ये इनिशिएटिव
एसेंशियल है कि यहाँ इनिशिएटिव को सक्सेसफुल होने के लिए सोशल और बिहेवियरल चेंजेस आने ज़रूरी हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस में इस तरह की प्रैक्टिस लानी होगी कि हमारी हेल्थी डाइटरी हैबिट्स को और बिहेवियर को एनफोर्स किया जाए, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर भी। तो ये आपका सारा पोषण अभियान के फीचर्स थे। आज के डिस्कशन में हमने 10 जो है डिफरेंट स्कीम्स दी हैं, देखी हैं अलग अलग सेक्टर्स से, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। आई होप आपका रिवीजन एक होलिस्टिक मैनर में हुआ होगा, क्योंकि साथ साथ हम MCQ सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपको जो है आइडिया तुरंत रिवीजन भी हो गया होगा। इसी तरह अगर आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं डेली बेसिस पर 10 to 20 टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगी, और हम ऑलमोस्ट, मेरा टारगेट है कि 100+ टॉपिक्स जो है हम कवर कर पाएँ बिफोर आपके प्रीलिम्स 2020। तो वो सभी एरिया से हम कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने लिया है सोशल सेक्टर की स्कीम्स, इसके बाद जो है हम बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम्स देखेंगे, एनवायरनमेंट की स्कीम्स देखेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमी स्कीम्स देखेंगे, फिर पॉलिटी और कल्चर की स्कीम्स देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, हम रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, इंडाइसिस के बारे में बात करेंगे, फंडिंग मैकेनिज़म्स के बारे में बात करेंगे, अथॉरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, कमिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पर देखिए, अब एक मॉड्यूल बनाने में बहुत टाइम जाता है, और मैं अकेली ही फ़िलहाल काम कर रही हूँ, तो इसीलिए अगर आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं आते हैं तो मैं वो मॉड्यूल वहाँ से छोड़ करके कुछ और करने लगती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि आपके जो आपको पसंद है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकूँ। सिर्फ इसी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बीच में छोड़ रही हूँ। तो अगर आपके रिस्पांस अच्छे आते हैं तो मैं कंटिन्यू करूँगी, रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो मैं किसी और चीज़ पर अपना फोकस शिफ्ट करूँगी। तो थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए गुड डे।